हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। ठीक है, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, ये मैं आपके सामने रीट पात्रता 2022 का पेपर है, जो कि शिफ्ट 2 का पेपर है और ए सीरीज है। इसकी सीरीज है ए। तो मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। अभी ये है रीट पात्रता परीक्षा 2022 का पेपर। रीट 2022 की पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर है ये। इसमें मैं आपको अभी 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के कराने जा रहा हूँ। और साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन होंगे, भाई साइकोलॉजी तो सभी के लिए समान ही होती है, चाहे कोई सा भी टीचिंग एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। साइकोलॉजी के वही सिद्धांत है, वही वैज्ञानिक हैं, वही सारी चीज़ें, वही सारे क्वेश्चन हैं, वही घुमा फिरा के सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी आपको वो लेने की ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना हो तो अलग होगी, सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ तो अलग हुई। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन जो होते हैं उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन रीट पात्रता परीक्षा इस बार देंगे या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बार सिलेबस जो है वो डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की, जिसे अपन बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1 से लेकर 30 तक जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो साइकोलॉजी के ही अपने होते हैं। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज फर्स्ट आती है, तीसरे नंबर पे लैंग्वेज सेकंड आती है, चौथे नंबर पे अपने मैथमेटिक्स एंड साइंस आती है। जो मैथमेटिक्स और साइंस के हैं उनको 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड साइंस से करने होते हैं। जो सोशल स्टडी के हैं यानी कि एसएसटी के हैं, उनको 60 क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के करने होते हैं और 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। अब देखिए, ये लैंग्वेज फर्स्ट है, ये लैंग्वेज सेकंड है। इसमें जो लैंग्वेजेज होती हैं वो ये होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं? हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, सिंधी होती है, पंजाबी होती है, गुजराती होती है। तो ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट में भी आती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में भी आती हैं। अब इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है और दोनों लैंग्वेज वन के जो लैंग्वेज 1 आपने जो चूज किया उसके 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। लैंग्वेज 2 में जो आपने लैंग्वेज 2 चूज किया उसके 30 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस प्रकार से लैंग्वेज के भी 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं यानी कि टीचिंग मेथड के होते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ग्रामर के होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है, इसमें 10-10 क्वेश्चन यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं यानी कि टीचिंग मेथड के होते हैं। तो टीचिंग मेथड का बहुत अहम रोल होता है आपके पात्रता परीक्षा पास करने में, क्योंकि टीचिंग मेथड के लगभग आप मान लीजिए 70 के करीब नंबर, वो 70 क्वेश्चन करीब आते हैं आपके। तो ये हो गया आपका पैटर्न इस सिलेबस। अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ 30 क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो जैसे ही आपको नाम दिखेगा ना नोम चॉम्स्की, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि नोम चॉम्स्की ने तो भाई भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, तो नोम चॉम्स्की भाषा विकास की बात करेगा। तो विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ था? इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा भाषा विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी वो हमारी नोम चॉम्स्की ने दी थी। ठीक है, भाषा अर्जन तंत्र तो जो दिया था हमारा नोम चॉम्स्की ने दिया था। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी जो दी थी आपकी वो नोम चॉम्स्की ने दी थी। तो ये सारी चीज़ें नोम चॉम्स्की की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। आधारभूत यानी कि बेसिकली, आधारभूत रूप यानी कि बेसिकली रूप से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो वंशानुगत होती हैं, वंशानुक्रम से ही आती हैं। जैसे कि 2 बच्चे जो हैं वो हैं, उनमें जो विशेषताएं होंगी या उनकी जो चीज़ें होंगी वो सारी एक जैसी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है सभी में। व्यक्तियों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो इसका जो आधारभूत रूप से ये जुड़ा हुआ है वो जन्मजात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है इसलिए जन्मजात होता है। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। ये कह रहा है व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। इनमें से सिद्धांत तो इन चारों ने दिए हैं, B.F. स्किनर है, सिगमंड फ्रायड है, गॉर्डन अल्पोर्ट है, अपना रेमंड बी कैटल है, तो चारों ने सिद्धांत दिए हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि भैया आप ये बताइए हमें
व्यक्तित्व का किस्सा सिद्धांत जो है वो किसने नहीं दिया? तो आपका जो सिगमंड फ्राइड है उसने भी दिया था व्यक्तित्व का सिद्धांत। इड, ईगो और जो सुपर ईगो वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। रेमंड वी कैटल ने दिया था किसका? व्यक्तित्व का सिद्धांत। रेमंड वी कैटल ने जो पीएफ थ्योरी भी दी थी, 16 पीएफ जो दिया था, ठीक है। गॉर्डन अल्पोर्ट है, इसने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए थे, और इसका जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे अच्छा सिद्धांत जो माना जाता है वो इसी का माना जाता है। तो इनमें से जो व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया था वो बीएफ स्किनर ने नहीं दिया था। बीएफ स्किनर, क्योंकि बीएफ स्किनर तो भैया व्यवहारवादी है। बीएफ स्किनर कौन है? व्यवहारवादी है बीएफ स्किनर, ठीक है। तो इसने सिद्धांत नहीं दिया था किसका? व्यक्तित्व का। अब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इनमें से कौन सा परीक्षण हेनरी ए मुर्रे और मॉर्गन द्वारा निर्मित किया गया था? वाक्यपूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, चित्रकुंठा परीक्षण और कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो इसका जो है आप देखिएगा, इंग्लिश वर्जन देखिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी कि एससीटी, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट पीएफटी और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो जो हेनरी मुर्रे और ये है मॉर्गन है, इन्होंने दिया था थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दिया था, इन्होंने कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण दिया था। तो हेनरी मुर्रे और मॉर्गन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। आप तो TAT ध्यान रखना, थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट ध्यान रखना। और इसको जो कथानक प्रत्यक्षण परीक्षण है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, और इसका नाम हो रहा है एक, उसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? यानी कि जो बालक है उसकी वृद्धि होती है, उससे कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो पोषण से भी वृद्धि होती है, निद्रा से भी वृद्धि होती है, और स्वास्थ्य से भी वृद्धि होती है। तो अधिविश्वास से कोई वृद्धि नहीं होती बालक की, मतलब अधिवास जो होता है वो तो कुछ होता ही नहीं है, अधिवास, ठीक है। तो पोषण जब मिलेगा बच्चे को अच्छा तो उसकी वृद्धि होगी, अच्छी नींद लेगा तो उसकी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी वृद्धि होगी। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं वो उसकी वृद्धि से संबंधित हैं, जबकि ये अधिवास नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? यानी कि जो परीक्षण होते हैं वो एक तो होते हैं अवाचिक, एक होते हैं वाचिक। वाचिक और अवाचिक दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। वाचिक परीक्षण वो होते हैं जिनमें बोल करके परीक्षण टेस्ट लिया जाता है, वो तो होते हैं वाचिक। और जिनमें बिना बोले यानी कि मूक रूप से एक तरह से जो परीक्षण किया जाता है वो होते हैं अवाचिक परीक्षण। तो ये पूछ रहा है कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि बुद्धिमत्ता का जो समूह परीक्षण, जितने भी ज़्यादातर समूह परीक्षण होते हैं वो वाचिक होते हैं। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण ये भी वाचिक है। बैचलर वयस्क बुद्धिमत्ता परीक्षण ये भी क्या है? ये भी वो है, वाचिक है। एक इसमें से स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो है, मैट्रिक्स जो है वो वाचिक नहीं है, क्या है? अवाचिक परीक्षण है। और संस्कृति मुक्त परीक्षण है। संस्कृति मुक्त परीक्षण वो होते हैं जिन पर कल्चर और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो संस्कृति से मुक्त परीक्षण होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर था उसने क्या दिया था? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था कि नहीं दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था ना बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत। तो ये पूछ रहा है कि इस सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक या अस्तित्वकारी। तो इसने जो बताए थे वो पहले 7 सिद्धांत दिए थे, इसने पहले जो दिए थे वो 7 सिद्धांत दिए थे, और उन 7 सिद्धांतों में 2 तो ये थे अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक। लेकिन जो फाइनली जो 2 और बढ़ाए थे इसने, 9 कर दिए थे टोटल। तो उसमें अस्तित्वकारी नया जोड़ा था, तो अस्तित्वकारी भी होता है। तो ये तीनों ही होते हैं, तो होता कौन सा नहीं है? सांवेगिक। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर जी हैं उसने सांवेगिकता की कोई बात नहीं की थी अपने उसमें, संवेग को कोई महत्व नहीं दिया था, इमोशंस को कोई महत्व नहीं दिया था किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। तो ये सारे अपने होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता, रचनात्मकता को क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? सृजनशीलता। यानी कि किसी चीज़ को क्रिएट करने की जो पावर होती है किसी इंसान में, उसे ही बोलते हैं क्रिएटिव माइंड बोलते हैं उसको। जो उसका माइंड होता है जो क्रिएटिविटी करता है उसको क्रिएटिव माइंड बोलते हैं। अब ठीक है, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता
चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है, यानी कि जिसमें रचनात्मकता होती है वो किस प्रकार से चिंतन करता है, उसका चिंतन किस प्रकार का होता है, ये पूछ रहा है। तो क्या उसका अत्यधिक चिंतन होता है, क्या उसका अधिचिंतन होता है, विमर्शी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मैं आपको बता दूं, डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे ये कोई माइंड है किसी का और वो मतलब चारों तरफ सोच रहा है, उस माइंड से बहुआयामी सोच है उसकी, दूरगामी सोच है उसकी, उसी को अपन डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, अपसारी चिंतन बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो उसका आंसर भी हमारा यही होता है कि उनमें अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है उनमें। ठीक है, तो रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है, तो वो है अपसारी चिंतन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि जो मानसिक विमंदित होते हैं, जो मानसिक रूप से बिल्कुल मतलब कमजोर नहीं कह सकते उनको, एकदम से मतलब ऐसे समझ लो पागल से होते हैं। ठीक है, तो जो मेंटल रिटार्डेशन है, जिनमें बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, जिनका जो बौद्धिक लब्धि स्तर होता है वो 25 से भी नीचे होता है। ठीक है, तो उसके साथ कौन से पद को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्या बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा बौद्धिक अयोग्यता, क्योंकि बुद्धि उसमें होती ही नहीं है, वो उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है, वो एक तरह से पागल समझा जाता है। मानसिक कमजोरी में तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि काम करती है। बौद्धिक प्रतिकूलता यानी कि उसकी प्रतिकूल बुद्धि काम कर रही है लेकिन काम तो कर रही है। बौद्धिक पिछड़ापन यानी कि बौद्धिक रूप से वो पिछड़ा है लेकिन चीज़ों को संभाल सकता है, वो आगे जाके भैया सुधर भी सकता है, कुछ हो सकता है, उसकी बुद्धि अच्छी वर्क कर सकती है। लेकिन जो बौद्धिक अयोग्यता होती है उसमें तो बुद्धि काम नहीं करती है, इसीलिए इसका जो पद का प्रतिस्थापन किया गया है वो मानसिक विमंदित पद से किया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ये पूछ रहा नहीं है, तो है और नहीं है ये बड़ा चक्कर पाड़ते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया नहीं है और हमने समझ लिया उसको कि है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही तो था इसमें जो रीट हुआ था अपना ये 2023 में, इसमें जो राजस्थानी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें वो प्योर राजस्थानी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन थे, उसमें वो पूछ रहा है नहीं है और हम समझ रहे हैं भैया कि वो पूछ रहा है कि हैं, तो उस चक्कर में क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए। 6-7 क्वेश्चन थे राजस्थानी भाषा के, उनमें से 2-3 सही भी हुए लेकिन 4-5 गलत हो गए थे। तो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, स्थिर, स्थायी, अनूठा या सामान्य। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो कभी जनरल नहीं होती, सामान्य नहीं होती पर्सनालिटी। ठीक है, तो स्थिर भी होती है, स्थायी भी होती है, अनूठी भी होती है। ठीक है, तो सामान्य नहीं होती कभी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूं तो ये है अपना पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। पढ़ने से यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है उसे अपन डिसलेक्सिया बोलते हैं, सिंपल। मैंने आपको सारे डिसऑर्डर बता रखे हैं, यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है एक वीडियो में, सारे डिसऑर्डर जितने भी होते हैं साइकोलॉजी में वो सारे डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उसमें डिसलेक्सिया भी है और जब आप उसको खोल के देखोगे तो आपको डिसलेक्सिया मिलेगा और उसमें मैंने आपको कराया है कि पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया बोलते हैं जो कैलकुलेशन से संबंधित, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित जो अक्षमता होती है ना, उनको अपन बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये डिस्थेमिया होता है, ये मतलब झूठ वगैरह बोलने की आदत होती है। डिस्ग्राफिया जो होता है उसमें जो है तीनों चीज़ें होती हैं, पढ़ना लिखना बोलना वगैरह सारी, जो गतिक कौशल होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित, न्यूनतम आधारभूत सुविधा मतलब क्या, मतलब ये कि कोई बच्चा है उसके पास ना रहने के लिए मकान है, ना स्कूल जाना है, ना उसके पास कपड़े हैं, ना रहने के लिए मकान है, ना कुछ है, ना वो भोजन की व्यवस्था हो पा रही है उसकी, कुछ भी नहीं है, तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित, यानी कि ये अगर उसके पास नहीं है तो उसको निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपराधी बालक, अपराधी बालक तो वो होते हैं जो भैया अपराध करते हैं। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक तो वो होते हैं जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनमें खुद में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी पारिवारिक स्थिति चाहे अच्छी हो लेकिन उनमें खुद में कोई कमी हो या तो वो विशिष्ट बालक होते हैं। जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनमें एक होते हैं पिछड़े बालक, जो पिछड़े होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनकी बुद्धि ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही होती, वो पिछड़े बालक होते हैं।
लेकिन इन तीनों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित हों ये। इनके पास आधारभूत सुविधाएं हो सकती हैं और अच्छे फैमिली से भी ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा अपना वो होगा प्रतिकूल पारिस्थितिग्रस्त बालक, यानी कि जो उसकी स्थिति परिस्थितियां किसी बालक की वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकूल पारिस्थितिग्रस्त बालक। ओके, आया होगा समझ में, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है अपना कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। अब देखिए आपके ये कह रहा है कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो अगर मैं बात करूं कुसमायोजन की, कुसमायोजन में क्या होता है कि जो कोई भी आदमी है, व्यक्ति है या बालक है, तो जो वो जब वो कुसमायोजन की स्थिति में होते हैं तो वो मतलब वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। तो वो कुसमायोजन का जो व्यवहारात्मक लक्षण है वो क्या होता है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो चिंता जो होती है वो व्यवहारात्मकता नहीं होती है, वो अंदर ही अंदर इंसान को खाती है। उदासीनता ये भी इंटरनल होती है, असुरक्षा ये भी इंटरनल होती है, लेकिन जो आक्रामकता है वो दूसरों को प्रभावित करती है आक्रामकता, और आक्रामकता जो है वो उसके व्यवहार में अपने आप दिख जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आक्रामकता की, तो व्यवहारात्मक लक्षण जो है कुसमायोजन का वो आक्रामकता है, यानी कि अग्रेसिव है, अग्रेशन जो है, अग्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी कि स्पेशल नीडेड चाइल्ड, ठीक है, ये होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो इन बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो पाठ्यक्रम या विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों विकास, विभिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जो वो होते हैं अंधे, बहरे, गूंगे ऐसे होते हैं विशेष आवश्यकता वाले, उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम भी होता है, उनके लिए अलग से स्कूल भी होता है, उनके लिए अलग से विशेष गतिविधियां, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और उनके लिए विभिन्न शिक्षण विधियां भी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें से होती कौन सी चीज़ नहीं, ये नहीं होती खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ये तो ये आंसर इसका जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा अपना, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। यानी कि इवान पावलोव था, इवान पावलोव ने क्या किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने प्रयोग किया था अपना कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर कैसा प्रयोग किया था? जैसे कि ये कोई यहाँ पर कोई कुत्ता है ये, ठीक है, यहाँ पर कोई कुत्ता बैठा है, और जैसे कोई आदमी है वो घंटी बजाएगा उधर से, जैसे ही वो आदमी घंटी बजाएगा तो इस कुत्ते के लिए खाना आ जाएगा। तो घंटी बजाते ही इसके लिए क्या आ गया? खाना आ गया। तो इसने इसके साथ एक घंटी के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया, एक साहचर्य स्थापित कर लिया कि भैया जब जब घंटी बजेगी तो इसकी लार टपकने लग जाएगी कुत्ते की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है जब जब घंटी बजती है तो कुत्ता समझ जाता है कि हाँ भाई मेरे लिए भोजन आने वाला है। तो इसने कुत्ते ने घंटी के साथ क्या कर लिया? साहचर्य कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। तो ये पूछ रहा है इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो किसके द्वारा समझाता है? साहचर्य के द्वारा समझाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा साहचर्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साहचर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता या कल्पना। तो प्रतिबिंबन यानी रिफ्लेक्शन, आर्ग्यूमेंट, मैच्योरिटी या इमेजिनेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया आपकी प्रतिबिंबन भी होती है, रिफ्लेक्शन, आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क भी होता है अधिगम में, लर्निंग में कल्पना भी होती है, इमेजिनेशन भी करना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो अधिगम पर मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिगम जो है मैच्योरिटी पर अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैच्योरिटी का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो अधिगम होता है उसका मैच्योरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तो मैच्योरिटी या परिपक्वता होती है ये वंशानुगत होती है। ये क्या होती है? मैच्योरिटी या परिपक्वता क्या होती है? वंशानुगत होती है, हेरिडिटिकली होती है, ठीक है।
तो निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा परिपक्वता हो जाएगा। आया होगा समझ में, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है अपना अधिगम में पुरस्कार व दंड, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा जो अपनी प्रतिपादित की गई थी वो की गई थी अपनी किसके द्वारा, बताइए। तो वो की गई थी स्किनर के द्वारा, क्योंकि स्किनर ने किसका सिद्धांत दिया था, पुनर्वलन का, यानी कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि जब अपन जैसे कोई बच्चा है वो किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आता है और जब अपन उसको एज ए पुरस्कार या दंड के रूप में जब अपन उसको पुनर्वलन देते हैं तो उसका जो साहस है, वो उत्साह है, जोश है, वो और बढ़ता है कि इसमें अब आगे इससे और ज़्यादा अच्छा करूँगा और मुझे और पुरस्कार मिलेंगे। इस कारण से जो पुरस्कार और दंड की जो अवधारणा दी थी वो BF स्किनर ने दी थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, जी बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया। कौन सा सत्य नहीं है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित करता है, ठीक है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है और अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया भी होती है। इसमें जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। तो अधिगम जो है वो अभ्यास द्वारा प्रभावित नहीं होता है बल्कि अभ्यास के द्वारा तो ये बढ़ता है। तो प्रभावित ये कह रहा है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रैक्टिस innate mechanism, learn there is a relatively permanent difference, learning is a change in behavior। तो हाँ, इसका हमारा जो आंसर होगा वो सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इसमें, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती बल्कि अधिगम को तो अपन अर्जित करते हैं। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है, ना कि जन्मजात प्रक्रिया होती है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया होती है, ना कि जन्मजात। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर अपन 18 कर रहे थे उसमें अपन का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, देखो गलती सबसे होती है, भगवान नहीं होता कोई, गलतियों से ही सीखते हैं इंसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ डी नोवाक। इसको आप रट लेना, ध्यान रखना। जोसेफ डी नोवाक ने दी थी कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग यानी कि मानचित्रण की अवधारणा जो दी थी वो जोसेफ डी नोवाक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होता है। शिक्षण का कौन सा प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है, कौन से हैं कौन से नहीं है, आओ हम देखते हैं। तो संज्ञानात्मक शिक्षण जो होता है वो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होता है। वर्णनात्मक शिक्षण यानी कि डेस्क्रिप्टिव टीचिंग, एक होता है भावात्मक शिक्षण, एक होता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो संज्ञानात्मक शिक्षण, ये भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण, ये जो तीनों होते हैं वो शिक्षण के उद्देश्यों को कहीं ना कहीं पूर्ति करते हैं। लेकिन ये जो वर्णनात्मक शिक्षण होता है ये होता ही नहीं है उसमें, ये कुछ नहीं होता। तो वर्णनात्मक शिक्षण आंसर हो जाएगा इसमें अपन का। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें हमारा आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अपन का नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। ए ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाई गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली इज नॉन एज। तो इसको अपन क्या कहेंगे, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ है उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और सभी पहलुओं को लेकर उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी हमारे अंदर पावर, जितनी हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उस पूरी शक्ति को लगाकर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के बारे में सोच रहे हैं।
तो इस रचनात्मकता की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि अपना जो ब्रेन है वो किस प्रकार से स्टॉर्मिंग कर रहा है इसका पता चलता है हमारे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 22 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या है? कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कक्षा अधिगम में यानी कि जो क्लास टीचिंग है, लर्निंग है, उसमें अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना और आकांक्षा स्तर। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन। वो कैसे होगा कि देखो, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है। तो प्रगति तथा परिणाम का अगर जब हमें ज्ञान होता है, कैसे कि जैसे मैं आज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कहीं पर वर्क कर रहा हूँ, या मैं कहीं पर एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को पता होगा कि मेरी प्रगति कैसे होगी और उसके जो परिणाम है वो क्या होंगे। प्रगति से मेरी से दुनिया खुश होगी, क्या होगा, मेरा जो फैमिली है वो कितनी खुश होगी। तो इस प्रकार से प्रगति का परिणाम का ज्ञान जब होता है तो मोटिवेशन होता है उसमें नेत। प्रशंसा तथा आलोचना, जब अपन किसी कार्य को करते हैं तो अपन उसके प्रशंसा और आलोचना के बारे में सोचते हैं कि इस काम को मैं करूँगा तो मेरी प्रशंसा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जब उस काम को करते हैं, प्रशंसा होती है, तो उससे क्या आता है, अपन को मोटिवेशन आता है। आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर भी में क्या होता है? मोटिवेशन होता है। आकांक्षा का स्तर यानी कि अपन की जो अंदर की जो वो होती है ना, जोश और जुनून होता है, उसी को अपन आकांक्षा बोलते हैं। तो इसमें जो अपन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने बताया है कौन सा 22, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक समायोजन। ये इसमें सम्मिलित नहीं होता, ये कोई मोटिवेशन नहीं देता। अंतर्वैयक्तिक समायोजन कोई मोटिवेशन नहीं देता है। ये तीनों चीज़ें हैं वो मोटिवेशन देती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, तो NCF 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? NCF 5 जो है वो उसका मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सिखाना, बिना बोझ के शिक्षा, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपको सबको पता होगा NCF 2005 सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइन थी NCF 5 में वो थी बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट वर्डन। क्या? लर्निंग विदाउट वर्डन। इसने कहा था कि बर्डन को कम कीजिए लर्निंग में भैया, तभी आप कुछ सिखा सकते हैं। तो बर्डन को कम करने की यानी कि बोझ को कम करने की बात जो कही थी वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कही थी। उसने कहा था कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए और इस प्रकार से बनाया जाए कि बच्चे जो है बस्ते में अपने किताब कॉपियों के बोझ के तले ना दबें, बल्कि उनको सिखाया जाए। उन पर वजन मत ला दो बैग का, उनको सिखाओ आप। तो बिना बोझ के सीखने को किसने वो किया था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसकी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, NCF कहते हैं इसको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अगर मैं बताऊं आपको, NCF हुआ एक, तो एक आपका RTE हुआ। इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं NCF और RTE। तो ये पूछ रहा है RTE 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है सत्य नहीं है। तो ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी सही बात है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, यहाँ मात खा गए आप, 60 घंटे नहीं होते तो कितने होते हैं भैया? 45 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 45 आवर्स होते हैं। यानी कि एक शिक्षक के लिए जब एक कोई शिक्षक बन जाता है, स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो उसके लिए सरकार ने टीचिंग हावर्स भी फिक्स किए हुए हैं कि वो वहाँ पर भी 45 हावर्स जो है नहीं, उसके लिए नहीं, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटों का, यानी कि एक सप्ताह में जो टीचर है उसे 45 हावर्स काम करना होगा, स्कूल में पढ़ाना होगा। यानी कि एक सप्ताह में उसे 45 घंटे पढ़ाना है, चाहे वो कैसे भी पढ़ाए। तो ये उसके लिए फिक्स होता है। हाँ, टीचर के लिए भी होते हैं जो फिक्स, ठीक है। ये हो गया RTE 2009 की बात। तो RTE 2009 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा
अनिवार्य रूप से लागू की जाए। ऐसा कोई भी बालक नहीं हो जो शिक्षा से वंचित रहे। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की बात कही गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन यानी कि शिक्षा आयोग के गठन की भी बात कही गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च किसने दिया था? एक्शन रिसर्च अपने दिया था स्टेफन एम कोरे ने दिया था। एक्शन रिसर्च दिया था अपना स्टेफन एम कोरे ने दिया था। तो ये पूछ रहा किसने योगदान नहीं दिया था? तो कुर्ट लेविन ने दिया था, बीआर बकिंघम ने दिया था, स्टेफन एम कोरे ने तो ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आ जाए एक्शन रिसर्च के जो जन्मदाता है वो कौन है? स्टेफन एम कोरे हैं। तो स्टेफन एम कोवे नाम का कोई व्यक्ति नहीं था इसमें क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अपना कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में किस स्तर के मापन का, मेजरमेंट का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? यानी कि सबसे कम कौन से मापन का प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापन, नामिक मापन, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपन का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। यानी कि जो आनुपातिक मापनी होती है, अपनी रेशियो स्केल जो होता है, उसका सबसे कम उपयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, ये 4 मापनी होती हैं, क्रम सूचक मापनी, अनुपातिक मापनी, नामिक मापनी, समान अंतराल मापनी। ये कुछ मापनियाँ होती हैं, बताऊंगा ये रेटिंग स्केल वगैरह क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो है नहीं है कि क्वेश्चन पूछे गए थे। जो रीट पात्रता 2022 हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नहीं है से पूछे गए थे। रीट पात्रता 2022 में जो मेरे जो नंबर आए थे वो 126 आए थे 150 में से। ठीक है, तो निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बांडुरा या लेव वाइगोत्स्की। तो निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा, अब्राहम मास्लो और लेव वाइगोत्स्की। तो जो इसमें से जो नहीं है वो है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, क्योंकि अब्राहम मैस्लो बाल विकास से संबंधित नहीं है, इसने कोई सा भी संप्रत्य नहीं दिया था उसका बाल विकास का। तो भैया मैस्लो किससे संबंधित है? मैस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये आवश्यकता जो पदानुक्रमिक सिद्धांत था वो मैस्लो ने दिया था, तो मैस्लो उसकी बात करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अब्राहम मैस्लो हो जाएगा कि बाल विकास में कौन शामिल नहीं है? अब्राहम मैस्लो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवांशिकता की भूमिका के लिए अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, एडॉप्शन स्टडी या समवयस्क समूह अध्ययन। तो देखिए ट्विन स्टडी, इससे भी आनुवंशिकता का पता चलेगा। पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस, इससे भी आनुवंशिकता का पता चलेगा। एडॉप्शन स्टडी, इससे भी आनुवंशिकता का पता चलेगा। लेकिन जो पीयर ग्रुप स्टडी है यानी कि जो समवयस्क समूह होता है उसको अपन बोलते हैं, जैसे कि 5-6 लड़के हैं वो अपने ग्रुप में रहते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा भाई? उससे कुछ नहीं पता चलेगा। तो समवयस्क समूह अध्ययन इसका आंसर जो है हो जाएगा। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया गया है। ये व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को, यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी जो दैहिक यानी कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यानी कि शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं वो किसके द्वारा परिभाषित होती हैं? तो वो होती हैं अपनी फिनोटाइप के द्वारा। उसे फिनोटाइप बोलते हैं, उसे प्रोटोटाइप, कैरोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो इसमें आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप के द्वारा दैहिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताएं प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? इंग्लिश में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू विच पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ए स्पेसिफिक एंड प्री अरेंज्ड स्कीम विद इन द बॉडी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक यानी कि बायोलॉजिकल।
किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो वातावरणीय, ये क्या करेगा, नहीं दर्शाएगा। सामाजिक नहीं दर्शाएगा, मनोवैज्ञानिक दर्शाएगा, तो क्या दर्शाएगा, जैविक दर्शाएगा, यानी कि बायोलॉजिकल, क्योंकि अपना जो शरीर ढांचा वगैरह होता है वो बायोलॉजी के अंतर्गत ही तो आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जैविक। तो धन्यवाद साथियों, ये हो गए हमारे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। आगे मैं लेके आऊँगा 30 क्वेश्चन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस से जो 30 क्वेश्चन है वो संबंधित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे भाई बहन नए हैं वो चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।